नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमारा जो लास्ट चैप्टर था हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया था। बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो हमारी कविता थी वो कंप्लीट हो गई थी। कविता से जुड़े हुए जो भावार्थ थे, प्रश्नोत्तर थे, वो भी सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। और मैं जैसे कि आपसे बार बार कहती हूँ कि आपको आपकी दोनों पाठ्य पुस्तिकाओं में अगर कोई दिक्कत है, जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है और आपकी कृतिका जो पाठ्य पुस्तिका है, तो दोनों में अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का मैं यहाँ पर समाधान करूंगी। तो आज आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हम एक यहाँ पर टॉपिक लेंगे जिसका नाम है संधि। तो संधि यानी कि ज्वाइनिंग। जब हम दो वर्णों का मेल आपस में करते हैं तो किस तरह से एक नया शब्द बनता है, उसको हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वैसे तो, क्योंकि संधि जो है हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप आगे बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं या कोई भी ऐसे प्रतियोगी परीक्षा जब आप देते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर संधि आपको बताने के लिए आता है और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है या कौन सी संधि होनी चाहिए। तो क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसको रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस सेशन में हमने संधि इससे पहले शायद हमने नहीं पढ़ी है, तो इस बार हम जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, तो रेडी हो जाइए, बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारा आज का टॉपिक है संधि, जिसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग। तो संधि, जैसे अभी हम यहाँ पर एक मैं आपको बताती हूँ कि सामान्य रूप से जो संधि है उसका अर्थ होता है मेल। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, यानी कि जोड़ना। तो यहाँ पे हम कुछ शब्द लेते हैं और उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि संधि क्या है। जैसे छात्र, धन, आवास। छात्र, धन, आवास, तो क्या बनेगा? छात्रावास। छात्र, धन, आवास, तो क्या बनेगा? छात्रावास। बिल्कुल इसी तरह एक और हम एग्जाम्पल लेंगे। हिम, धन, आलय, तो क्या बनेगा? हिमालय। हिम, धन, आलय, तो क्या बनेगा? हिमालय। तो आप यहाँ पर देखिए, छात्र, आप शब्द पढ़ रहे हैं और आपने स्वर, व्यंजन सभी पढ़े हुए हैं, वर्ण पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो वर्ण क्या होते हैं, वह सबसे छोटी इकाई जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसको और ज्यादा भागों में नहीं बांटा जा सकता। और वर्ण में भी हमने कहा, हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण होते हैं और 44 में जो 11 होते हैं वो स्वर होते हैं और 33 यानी कि 33 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन, तो स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं। स्वर जिनको देखिए, स्वर जो आपस में जब कोई भी आ ई ई यानी कि जिनको बोलने में हमें किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम हिंदी व्याकरण हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, स्वर और व्यंजन। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा
कि हिंदी व्याकरण में हमारे 11 स्वर होते हैं और बाकी के जो 33 होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये आपके क्या है? स्वर है। और व्यंजन क, ख, ग, घ। तो आप एक चीज देख रहे हैं, मैंने कहा स्वर आपकी स्वतंत्र रूप से जिसको हम बोलते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, लेकिन व्यंजन जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं त्र, छात्र। तो आपने पढ़ा छा, जब छा आप बोल रहे हैं तो आ का स्वर आ रहा है। त्र जब आप बोल रहे हैं तो अ का स्वर यहाँ पर आ रहा है, छात्र। और अगला है आवास, छात्र धन आवास। तो आ शब्द में कौन सा साउंड आ रहा है? आ का। तो अ और आ मिलकर क्या बना है यहाँ पर? छात्रावास। आ, और आ मिलकर यहाँ पर बना आ। क्या बन गया? छात्र धन आवास, यानी कि छात्रावास। ठीक है, तो इसमें आ का साउंड आपको आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर देखें हिम, हिम धन आलय, हिम। आप म जब आप साउंड कर रहे हैं तो म जब आप बोल रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। हिम, म। तो आप म को साउंड कीजिए, तो म में अ का हमें साउंड आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो हम अ यहाँ पर लिखेंगे हिम धन आलय, आ। अ धन आ क्या बनेगा? हिमालय, आलय। तो आ हमें यहाँ पर स्वर आ रहा है। ठीक है, आ का हमें यहाँ पर स्वर आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा अभी तक? आपने देखा कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और जो द्वितीय जो हमारा शब्द है उसका प्रथम जो वर्ण है आ। ठीक है, जो हमारा प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण के उच्चारण के दृष्टिकोण से ये इतने ज्यादा पास आ गए हैं कि इनका अलग अलग उच्चारण करना अब संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे छात्र धन आवास, छात्रावास। तो आप देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला वर्ण है और पहला वाला वर्ण है वो आपस में मिल गए हैं। छात्र आ, इसमें आपका त्र जो है वो आ जो वर्ण है वो त्र में मिल गया है। ये दोनों पास आ गए हैं, तो यहाँ पर बना छात्रावास। और अब इनका यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि अलग अलग उच्चारण नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल साथ में उच्चारण हो रहा है, छात्रावास। तो देखिए इन वर्णों के मेल में विकार यानी कि बहुत जगह हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इन वर्णों में हमें बहुत जगह परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं कहूं धर्म धन अर्थ, तो धर्म धन अर्थ क्या बनेगा? धर्मार्थ। और अगर क्योंकि देखिए धर्म का अंतिम वर्ण अ है और अर्थ का प्रथम वर्ण भी अ है, तो अ मिलकर आ बन गया। तो इसी तरह क्या हुआ? धर्म म। और इधर अर्थ, अर्थ का प्रथम वर्ण भी अ है, धर्म का अंतिम वर्ण भी अ है। तो दोनों जो वर्ण मिले आपस में, दोनों जो स्वर आपस में मिले तो क्या बना? उससे आ बनता है। तो अ धन अ क्या बना? आ। तो ये कुछ विकार भी है इसमें। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर संधि की परिभाषा लिखेंगे। तो मैंने कहा कि विकार भी कुछ हैं, तो विकार में अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूं, परम धन आनंद, तो क्या शब्द बनेगा? परमानंद, परमानंद। परम धन आनंद परमानंद।
तो अब यहाँ पर देखिए हमारी क्या परिभाषा बनी, जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो परिभाषा हमारी इस तरह से बनती है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जो दो वर्णों को जब मिलाया जाता है तो उन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन आता है, उसी को संधि कहा जाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। देखिए अब हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज इसमें पढ़ लेते हैं, वो है संधि विच्छेद। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से परिभाषित करेंगे। और परिभाषा वैसे हमने इसकी कर ली है, तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे देती हूँ। सबसे पहले उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं देव धन आलय, क्या बनेगा? देवालय। देवधन आलय देवालय। पर हमने कहा वर्ण, तो दे व, आप देख रहे हैं व के साथ अ का साउंड आ रहा है। व के साथ किसका साउंड आ रहा है, किसका स्वर आ रहा है? अ का। तो अधन आलय यानी कि आ, तो क्या बना? देवालय यानी कि आ। अधन आ बना आपका आ। बिल्कुल ठीक इसी तरह अगर मैं कहूं पर धन उपकार, पर धन उपकार, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हम संधि ही पढ़ रहे हैं और संधि की परिभाषा ही यही है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जगह वो वर्ण अ या आ ही होंगे, वो वर्ण आपके और भी हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में आपके टोटल 44 वर्ण हैं। तो 44 में से आपके कोई भी वर्ण हो सकते हैं वो। तो जैसे मैंने कहा पर धन उपकार, पर धन उपकार, जब र हम लिख रहे हैं तो पर र के साथ कौन सा साउंड आ रहा है? अ का। और यहाँ पर ऊ में आपका सेम साउंड आ रहा है उपकार, यानी कि अधन ऊ, तो क्या बनेगा? अधन ऊ का क्या बनेगा? ओ। तो पर धन उपकार क्या होगा? परोपकार। परोपकार, पर धन उपकार परोपकार। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संधि का एग्जाम्पल आप लोग को बताया कि देव धन आलय देवालय, यानी कि देव व का यहाँ पे साउंड आ रहा है और व का यहाँ पे स्वर आ रहा है, उसके बाद आलय तो देवालय, पर धन उपकार अ धन उ, तो क्या बन गया? ओ। तो ये बना परोपकार। तो ये है एग्जाम्पल संधि के। अब हम एक और चीज, आपको हमेशा एग्जाम में आता है संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर शब्द बनाया देवधन आलय देवालय, पर धन
उपकार, परोपकार। तो यहाँ पर शब्द जो देवालय शब्द है या परोपकार शब्द है, तो ये कैसे बना है? ये ज्वाइनिंग से बना है, यानी कि संधि की प्रक्रिया के द्वारा बना है। जब हमने यहाँ पर वर्णों की ज्वाइनिंग की, वर्णों की संधि की, वर्णों को आपस में जोड़ा, तो यहाँ हमें नया शब्द बना, एक नया परिवर्तन हमें दिखाई दिया शब्द के अंदर। देवधन आलय, देवालय, परोधनकार, परोपकार। तो इस तरह से आपने परधन परोपकार। तो आगे हम बढ़ेंगे तो मैंने कहा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना संधि के द्वारा बने शब्दों, यानी कि जो भी शब्द संधि से बने हैं, ज्वाइनिंग से जो शब्द बने हैं, शब्दों को अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे दीपावली। दीपावली, तो कैसे हम इसको अलग अलग करेंगे? दीप धन अवली, दीप धन अवली, दीपावली। गिरीश, गिरी धन ईश। जीआईसी भतेलिया, क्या बच्चे आप मुझे सुन सकते हैं? यस। तो बच्चे अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो यहाँ पर आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है, तो प्रॉपर तरीके से बैठ के अच्छे से पढ़िए। तो हम यहाँ पर संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके बताया, दीपावली, तो दीपावली को हमने संधि विच्छेद किया, यानी कि संधि से बने शब्दों को अलग अलग करना, ज्वाइनिंग से बने हुए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो दीपावली, दीपधन अवली, दीपावली। गिरीश, गिरिधन ईश, गिरीश। तो इस प्रकार से हमने संधि विच्छेद, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको पढ़ा। अब हम, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े। तो अब हम संधि के भेदों को यहाँ पर जानेंगे। संधि के भेद, देखिए, संधि के भेद, क्योंकि संधि जो होती है वो स्वर और व्यंजन के कारण होती है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर तीन भागों में बांटा है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, व्यंजन भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, विसर्ग भी आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम संधि के तीन भेदों को यहाँ पर लिखेंगे। तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन
संधि। तीसरा विसर्ग संधि। तो हमने 3 तरह की संधि यहां पर पढ़ी, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे, स्वर संधि को यहां पर डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है, क्योंकि स्वर संधि है, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर स्वरों का ही मेल होने वाला है आपस में। स्वरों के मेल से ही जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा, उसी से नया शब्द बनेगा, उसी को हम स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि, 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अगर आपने लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि को डिस्क्राइब करते हैं, स्वर संधि को समझते हैं। क्या है स्वर संधि? पहले परिभाषा एक लाइन में, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेम एग्जाम्पल है देव, धन, आलय। क्यों मैंने सेम एग्जाम्पल दिया? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, मैंने कहा स्वर, तो स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई। इसके लिए आपको स्वर, व्यंजन क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको संधि अगर आप कर रहे हैं, संधि अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको स्वर और व्यंजन क्लियर होने चाहिए। तो देव, धन, आलय, दे व कौन सा साउंड आ रहा है इसमें? व में कौन सा साउंड आ रहा है? कौन सा साउंड आ रहा है? हैंड रेज कीजिए अगर कोई बता सकता है। तो व में कौन सा साउंड आ रहा है? कौन सा स्वर आ रहा है? यस, वेरी गुड। यस, जीआईसी अंजनी सेन से आंसर आया है अ। वेरी गुड। दे व में हमारा अ का साउंड आ रहा है। और सेम आलय, तो आ हम यहां से ले लेंगे आलय, क्योंकि आ में तो आ का ही साउंड आ रहा है, क्योंकि आ तो स्वयं स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, ये सब आपके स्वर हैं। तो अ, धन, आ, देव, धन, आलय, देवालय। तो इस तरह से मैंने कहा कि जहां पर 2 स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। और अ और आ दोनों ही आपके स्वर हैं, और इसी से हमारा बनेगा देवालय। ठीक है, बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल मैंने इससे पहले आपको दिया था, पर धन उपकार, पर धन उपकार। तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल फिर से दे रही हूं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर समझना है स्वर को। पर धन उपकार, तो हमारा र में कौन सा साउंड आ रहा है? फटाफट चैट के माध्यम से आंसर दीजिए। र में कौन सा साउंड आ रहा है? फटाफट। बिल्कुल, तो हमारा पर में अ का साउंड आ रहा है। और नेक्स्ट उपकार में कौन सा साउंड आ रहा है? फटाफट, बिल्कुल फटाफट बताइए, उपकार में कौन सा साउंड आ रहा है? अंजनी सेन,
बच्चे उपकार की बात हो रही है यहाँ पे। जीआईसी बटेलिया से पहला वाला आंसर बिल्कुल सही आया है अ, लेकिन यहाँ पे दूसरे आंसर की बात करें, ऊ क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया। तो स्वर यानी कि अ आ ई ऊ ए ऐ री ओ औ, तो ये जो होते हैं आपके स्वर होते हैं। तो इसको हम किसी और चीज के साथ नहीं बोलते हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण इनका किया जाता है। तो ऊ जो है उसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन आपका नहीं आ रहा है। ऊ, ये हवा को एकदम से बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, कोई भी व्यवधान इनके उच्चारण में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अ धन ऊ, ऊ क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर दो केवल और केवल, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि में केवल यहाँ पर आपके स्वरों का ही मेल होना है। तो पर धन उपकार, उससे क्या बनता है? अ और ऊ के मेल से आपका बनेगा ओ, जो कि स्वर है। ठीक है, अ और ऊ के मेल से बनता है ओ, आ ऊ ओ। ठीक है, तो ओ आपका बनेगा, तो आपका उत्तर होगा परोपकार। परो रो ओ, परोपकार। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्वर संधि के एग्जाम्पल जान लिए। हमने कहा कि स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आएगा उसको हमने स्वर संधि कहा। अब देखिए, हम ये संधि के भेद पढ़ रहे हैं, लेकिन संधि के हमने 3 भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो देखिए, स्वर संधि के भी भेद यहाँ पर बताए गए हैं। स्वर संधि के आपको 5 भेद बताए गए हैं। इसको हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। तो 5 भेद आपके स्वर संधि के बताए गए हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? यहाँ पर दीर्घ संधि, यस, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है गुण संधि, अगला वृद्ध संधि, अगला है यण संधि, और अंतिम है अयादि संधि। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज आपने नहीं होना है। संधि के 3 भेद और स्वर संधि के भी 5 भेद आपके यहाँ पर बताए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि। एक एक को जब हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एक एक को जब हम समझेंगे, तो आप बिल्कुल इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। देखिए, सारी चीजों की कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपने विशेषताएं याद रख ली कि स्वर संधि की क्या विशेषता होती है, व्यंजन संधि की क्या विशेषता होती है, अगर स्वर संधि के 5 भेद यहाँ पर दिए गए हैं तो उन 5 की क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, तो अगर आपने सभी की विशेषताएं याद कर ली तो आप बहुत आसानी से इन सारी चीजों को समझ सकते हैं, बहुत आसानी से इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली आपकी दीर्घ संधि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है कि आपने देखा है हिंदी व्याकरण में आपके स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? सबसे पहला, यहाँ पर स्वरों के आपने दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, दो तरह के स्वर आपने हिंदी व्याकरण,
हिंदी व्याकरण में पढ़ा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करूं और दीर्घ स्वर की बात करूं तो जैसे अ, ई, उ, री और ओ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं और सॉरी ह्रस्व स्वर होते हैं। और अगर दीर्घ स्वरों की बात करूं तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो एक बार यहाँ पर इन्हें लिख लेते हैं क्योंकि आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। स्वर, दो तरह के स्वर होते हैं। स्वर भी आपके दो तरह के होते हैं, अ, और ये कैसे होते हैं इसके लिए भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको भी समझेंगे। और जो आपके दीर्घ है वो कैसे कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनको आप कहेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, दो तरह के आपके स्वर है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो देखिए जो ह्रस्व स्वर है या दीर्घ है उसमें क्या होता है? अ, ई और उ परस्पर निकट आ जाते हैं। जो दीर्घ स्वर होता है उसमें आपके अ, ई और उ जो है वो परस्पर निकट आते हैं। और फिर ये निकट आने के बाद इनके मेल से, जब ये निकट आ जाएं तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। कौन कौन से दीर्घ स्वर बनते हैं? आ, ई और उ। ठीक है, जब ह्रस्व स्वर ई, आ, उ जब निकट आ जाते हैं तो आपके दीर्घ स्वर बनते हैं आ, ई, उ। ठीक है, तो इसको हम और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, अभी तक जितना पढ़ा है इसको आप रिवाइज कीजिएगा। तो बच्चे आज के सेशन में हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी है और कई बार होता है कि हम इन चीजों को पढ़कर भूल जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भूलना भी हमें इन्हें नहीं है। तो इसीलिए आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिए और ध्यान पूर्वक समझते रहिए। आज जितना भी पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कीजिए, आप एक बार पढ़कर आइए। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।